भारत में अगर आप सबसे पॉपुलर सॉफ्ट ड्रिंक की लिस्ट देखेंगे तो वो है कोका कोला, थम्स अप, स्प्राइट, पेप्सी और फेंटा। अब यहाँ एक चीज गौर करना कि इनमें से सारे ब्रांड या तो कोका कोला कंपनी का है या फिर पेप्सी कोका। यानी पिछले कई सालों से भारत की कोल्ड ड्रिंक मार्केट पर बस इन्हीं दो बड़ी कंपनियों का राज रहा है। इस दौरान जितने भी नए ब्रांड्स आए, इन दोनों ने मिलकर या तो उन्हें खत्म कर दिया या तो खरीद लिया। लेकिन उसी मार्केट में एक छोटा सा ब्रांड आता है लाहौरी जीरा, और सिर्फ 10 रुपए की बोतल बेचकर वो 2800 करोड़ रुपए की कंपनी बन जाता है। वो भी उस इंडस्ट्री में जहाँ गवर्नमेंट कोल्ड ड्रिंक्स पर लगभग 40% तक टैक्स लेती है, जिससे प्रॉफिट निकालना इतना आसान नहीं होता। आज इस ब्रांड की हर दिन लगभग 50 लाख से ज्यादा बॉटल्स बनती हैं, जो 5 लाख से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स तक पहुंच चुकी हैं। इवन इसकी सक्सेस को देखकर मार्केट में 70 से ज्यादा डुप्लीकेट ब्रांड्स भी आ चुके हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर इतनी मुश्किल मार्केट में एक छोटा सा इंडियन ब्रांड इतना बड़ा कैसे बन गया? आखिर 10 रुपए की कीमत से ये कंपनी इतनी प्रॉफिट कैसे कमा लेती है? और सबसे बड़ा सवाल, लाहौरी जीरा में लाहौरी का मतलब क्या है? क्या ये सच में पाकिस्तान से जुड़ा हुआ ब्रांड है? आइए लाहौरी जीरा की पूरी कहानी को समझते हैं। तो लाहौरी जीरा के फाउंडर सौरभ मुंजाल ने जब अपने घर पे बोला था कि वो कोल्ड ड्रिंक का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनके परिवार वाले शौक थे। क्योंकि अगर कोई एमबीए डिग्री होल्डर अच्छी सैलरी और सिंगापुर में बढ़िया करियर को छोड़कर एक बेहद ही मुश्किल कोल्ड ड्रिंक मार्केट में आना चाहे, जहां कोक एंड पेप्सी आज तक किसी को टिकने नहीं दिए, तो हैरान तो कोई भी होगा। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री देखें तो जब भी हमारे देसी ड्रिंक्स थम्स अप, लिम्का, गोल्ड स्पॉट और रिमझिम पॉपुलर हो रहे थे, उनको कोक एंड पेप्सी ने या तो खरीद लिया या तो बर्बाद कर दिया। लेकिन सौरभ का डिसीजन भी इमोशनल नहीं था, उसके पीछे क्लियर लॉजिक था। उन्होंने देखा कि मार्केट में जो विदेशी ब्रांड्स थे वो अपने ही फ्लेवर्स पर फोकस कर रहे थे, जैसे कोला, ऑरेंज और लेमन, जबकि इंडिया के ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जैसे जलजीरा, शिकंजी और आम पन्ना पे किसी का ध्यान नहीं था। अब देखो, दुनिया के दूसरे देशों में ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल चाइना की बात करें तो उनके अपने खुद के देसी फ्लेवर्स हैं और वहाँ लोकल फ्लेवर वाली कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिकती है। ऐसे ही जापान भी अपने ट्रेडिशनल टेस्ट को नहीं छोड़ता और कोरिया में भी यही देखने को मिलता है। लेकिन भारत में इसका उल्टा था। दूसरा, उन्होंने ये भी देखा कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ हर 100 से 150 किलोमीटर पे लैंग्वेज, खाना, मसाले सब कुछ बदल जाता है, लेकिन एक चीज हर जगह सेम है, वो है चटपटा टेस्ट। लेकिन ऐसी ड्रिंक कोई भी कंपनी नहीं बना रही थी। इनको या तो हमें घर पे बनाना होता था या फिर लोकल ठेले से लेकर पीना पड़ता था, जो बहुत ज्यादा अनहाइजेनिक होता था। यहीं से उनके दिमाग में आइडिया आया कि अगर लोग ठेले पे जलजीरा या शिकंजी पीते हैं तो वही चीज हम क्लीन हाइजेनिक बोतल में क्यों नहीं दे सकते। और इसी को सॉल्व करने के लिए 2017 में सौरभ मुंजाल ने अपने 2 कजन सौरभ भूटना और निखिल डोडा के साथ मिलकर आर्चियन फूड नाम की कंपनी शुरू की। इनका पहला प्रोडक्ट था जीरा मसाला सोडा, जिसका नाम उन्होंने लाहौरी जीरा रखा था। अब सोच ये थी कि कोक और पेप्सी से सीधा पंगा ना लेकर अपनी एक अलग कैटेगरी बनाई जाए। पर दिक्कत ये थी कि इंडियन कस्टमर को विदेशी ब्रांड्स की आदत लग चुकी थी। ऐसे में सिर्फ विदेशी फ्लेवर को लॉन्च कर देने से काम नहीं चलता, बल्कि प्रोडक्ट को भी इतना स्ट्रॉन्ग बनाना था कि कोई भी एक बार ट्राई करने के बाद उसे बार बार मांगे, और तभी ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होता। देखो, कोल्ड ड्रिंक बिजनेस में पैकेजिंग या मार्केटिंग थोड़ी देर के लिए लोगों को अट्रैक्ट तो कर सकती है, लेकिन टेस्ट अगर एवरेज निकला तो गेम वहीं के वहीं खत्म हो जाएगा। इनका सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस टेस्ट को बॉटल में हर बार सेम कैसे रखा जाए, क्योंकि बेवरेज इंडस्ट्री में कंसिस्टेंसी ही सबसे बड़ा खेल होता है। अगर एक इंग्रेडिएंट भी जरा सा इधर उधर हो जाए तो पूरा टेस्ट बदल जाता है। एंड यही वजह है कि कोका कोला या पेप्सी का टेस्ट आज तक कोई कॉपी नहीं कर सका। लाहौरी जीरा के केस में भी फोकस यही था कि लोगों को हर बार हर बोतल से ये लगना चाहिए कि वो असली जीरा सोडा पी रहे हैं। अब इस कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने के लिए उन्होंने इसका प्रोडक्शन आउटसोर्स नहीं किया, बल्कि अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाया। अब प्रोडक्ट तो बन चुका था और टेस्ट भी लोगों को पसंद आ रहा था, लेकिन अभी भी एक बड़ी कंफ्यूजन ये थी कि इसका प्राइस क्या रखा जाए, क्योंकि इंडिया का हर आदमी एक एक पैसा सोच समझ के खर्च करता है। इसीलिए फाउंडर्स ने यहाँ उल्टा दिमाग लगाया। उन्होंने अपना कॉस्टिंग देख के प्राइस सेट नहीं किया, बल्कि प्राइस फिक्स करने के बाद खुद के कॉस्ट को कंट्रोल किया। इस तरह इसके एक बोतल का प्राइस पड़ा 10 रुपए, क्योंकि 5 रुपए के प्राइस में मार्जिन नहीं बचता और 15 रुपए लोगों का बाइंग डिसीजन बदल सकता था। इसीलिए 10 रुपए का प्राइस एक स्वीट स्पॉट बना, जिसे खर्च करने से पहले कोई ज्यादा नहीं सोचता। अब दोस्तों, यहाँ एक चीज गौर करना कि ये 10 रुपए का प्राइस पॉइंट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब गवर्नमेंट ने कोल्ड ड्रिंक पर जीएसटी बढ़ाई तो उन्होंने अपनी बोतल को 200 ml से घटाकर 160 ml कर दिया, पर रेट 10 रुपए ही रखा। अब देखा जाए तो 10 रुपए तो काफी छोटा अमाउंट होता है। तो सवाल ये उठता है कि 10 रुपए में आखिर ये कंपनी प्रॉफिट कैसे कमाती है? तो अभी आपको क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले ये समझो कि 10 रुपए एमआरपी का मतलब ये नहीं होता कि एक बोतल बिकने पर कंपनी को पूरे 10 रुपए मिल जाते हैं। इसमें 40% यानी 4 रुपए तो जीएसटी में चला जाता है। अब बचा करीब 6 रुपए।
इस 6 रुपए में से रिटेलर अपना मार्जिन लेगा जो होता है करीब 2 रुपए, डिस्ट्रीब्यूटर का कट होता है लगभग 80 पैसे और सुपर स्टॉकिस्ट का 20 पैसे। अब इन सारी चीजों को घटाने के बाद कंपनी के पास मुश्किल से 3 रुपए के आसपास बचते हैं। अब इसी 3 रुपए में बॉटल की प्लास्टिक, लेबल, चीनी, मसाले, गैस, बिजली और ट्रांसपोर्ट सब कुछ निकालना होता है। लेकिन मजे की बात देखो कि प्राइस इतना टाइट होने के बाद भी लाहौरी जीरा शुरुआत से ही प्रॉफिट में है और लगभग 15% के आसपास का मार्जिन मेंटेन करता है। अब ऐसा होने के पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। पहला, खुद की मैन्युफैक्चरिंग होने से कॉस्ट पर उनका शुरुआत से ही पूरा कंट्रोल था। दूसरा, उन्होंने प्लांट को ज्यादा डिमांड वाले एरियाज के पास लगाया ताकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा बचे। और तीसरा, एडवांस पेमेंट मॉडल रखा ताकि पैसा कभी भी फंसा ना रहे। और यही सबसे बड़ा रीजन था कि कंपनी 10 रुपए के प्राइस पे भी स्टार्टिंग से ही प्रॉफिट में रही। अब देखो, प्राइस तय करना तो अलग बात है, उसको सालों तक बिना बदले चलाना एक नई कंपनी के लिए असली चैलेंज होता है। जैसा कि पार्ले ने अपने पार्ले जी बिस्कुट का दाम सालों से 5 रुपए ही रखा, तो इसके लिए लाहौरी जीरा की टीम ने एक खास फैसला किया कि उसके पोर्टफोलियो में अभी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट को रखा जाएगा। अब देखो, मार्केट में अक्सर होता क्या है कि जैसे ही कोई ब्रांड थोड़ा सा सक्सेसफुल होता है उसके तुरंत नए फ्लेवर्स लॉन्च होने लगते हैं, लेकिन लाहौरी जीरा ने इसका उल्टा किया। इसका रीजन सिंपल था कि जितने ज्यादा फ्लेवर्स होंगे मार्केट में उतना ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ेगा। इससे फैक्ट्री में भी प्रोडक्शन बार बार चेंज करना होगा और अलग अलग रॉ मटेरियल्स मैनेज करने होंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर पूरी फैक्ट्री एक ही बॉटल बना रही होती है तो काम सीधा हो जाता है, यानी टेस्ट को हर बार सेम रखना आसान होता है और रिटेलर को भी सिर्फ एक ही नाम याद रखना पड़ता है। और ये क्लैरिटी वाकई बहुत ज्यादा काम आई, क्योंकि धीरे धीरे लोगों के दिमाग में ये कनेक्शन बैठ गया कि असली जीरा ड्रिंक मतलब लाहौरी जीरा है। अब दोस्तों, इसके बाद जो चीज निकल के सामने आई वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। देखो, हमेशा देखा गया है कि किसी भी नई कोल्ड ड्रिंक को पहले यंग लोग ट्राई करते हैं और बाद में वो बड़े लोगों तक पहुंचता है, लेकिन लाहौरी जीरा को पहले 50 से 60 साल के लोगों ने पसंद किया। उन्हें लगने लगा कि जीरा और काला नमक तो पेट के लिए फायदेमंद होगा, और लाहौरी जीरा का नाम का मतलब भी यही था, यानी लाहौरी मतलब सिंधा नमक और जीरा तो आप जानते ही हो। इस तरह धीरे धीरे ये एक फैमिली ड्रिंक बनने लगी। अब देखो, अगर आपका प्रोडक्ट चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको गलत मार्केट में उतार दिए तो सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। इसीलिए बेवरेज इंडस्ट्री में डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा रोल होता है। जैसे कि आज आपके साथ ऐसा हो सकता है कि एक बार को आपको साफ पानी पीने को ना मिले, लेकिन आपको 200 ml वाला थम्स अप हर जगह मिल जाएगा, जिसका सबसे बड़ा रीजन है डिस्ट्रीब्यूशन। अब वैसे तो जब भी कोई कोल्ड ड्रिंक ब्रांड लॉन्च होता है तो उसका मेन फोकस हमेशा बड़े शहरों पर होता है, क्योंकि सबको लगता है कि ग्रोथ वहीं मिलेगी। इसका रीजन सिंपल था कि गांव के लोगों की इनकम भले शहरों जैसे नहीं होती, लेकिन इंडिया की लगभग 70% आबादी आज भी गांव और कस्बों में रहती है और 10 रुपए का प्राइस उन्हें महंगा भी नहीं लगता। इस कंपनी ने स्ट्रैटेजी ये बनाई कि एक डिस्ट्रिक्ट को पहले इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि हर किराना स्टोर, हर ढाबा, हर बस स्टैंड तक बॉटल पहुंचा दो। लेकिन दोस्तों, ये कहना जितना आसान है, करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि बड़े शहरों के कंपेयर में गांव देहात का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत टेढ़ा होता है। क्योंकि अगर ब्रांड नया है तो डिस्ट्रीब्यूटर का पहला सवाल ये होता है कि डिमांड कैसे लाओगे और पेमेंट क्रेडिट पर दोगे या नहीं। लेकिन लाहौरी जीरा ने सीधा डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाने के बजाय थोड़ा अलग रास्ता चुना। यहाँ फाउंडर्स खुद मार्केट में निकले, किराना स्टोर्स पर गए, सैंपल दिए और टेस्ट कराया। एंड जब रिटेलर से छोटे छोटे ऑर्डर्स आने लगे तब डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया कि देखो, डिमांड पहले से बना हुआ है। इससे डिस्ट्रीब्यूटर को जो रिस्क फील होता था वो पूरी तरह खत्म हो गया। साथ ही नो रिटर्न पॉलिसी भी रखी, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर जो माल बेचेगा वो वापस नहीं होगा, जबकि नॉर्मली एफएमसीजी में बिना बिका स्टॉक वापस आ जाता है। अब देखो, ऐसा करना आसान नहीं होता, ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब प्रोडक्ट सेल्फ से जल्दी जल्दी बिक रहा हो, और लाहौरी जीरा शुरुआत से ही एक फास्ट मूविंग प्रोडक्ट था। इस अप्रोच का फायदा ये हुआ कि इनका पैसा कहीं नहीं अटका और कैश फ्लो हमेशा कंट्रोल में रहा। इसके अलावा फाउंडर्स ये जानते थे कि कोल्ड ड्रिंक का सीजन काफी शॉर्ट होता है, जिसमें गर्मी के सिर्फ 3 से 4 महीने सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर उस टाइम सप्लाई टूट गई तो नुकसान बहुत ज्यादा होगा। इसलिए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को जानबूझकर डिमांड वाले एरियाज के पास लगाया गया ताकि सप्लाई जल्दी जल्दी हो सके। लेकिन दोस्तों, जैसे ही लाहौरी जीरा ने मार्केट में अपने पैर जमाने शुरू किए, वैसे ही कंपटीशन भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया और एक साथ इतने सारे ब्रांड्स मार्केट में आ गए कि असली और नकली की पहचान करना ही मुश्किल हो गया। देखो, मार्केट का एक सिंपल सा रूल है कि जब तक तुम छोटे हो तुम्हें कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन जैसे ही सक्सेस मिलती है दूसरे प्लेयर्स की एंट्री पक्की हो जाती है। लाहौरी जीरा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। देसी फ्लेवर्स के ग्रो करते ही मार्केट में कॉपी ब्रांड्स दिखने लग गए। उन्होंने सेम टाइप की बॉटल, मिलता जुलता नाम, जीरा फ्लेवर और प्राइस भी वही सेम 10 रुपए रखा। और ऐसे कोई 2-4 ब्रांड्स नहीं बल्कि अराउंड 70 कॉपी कैट ब्रांड्स आ गए। इवन बड़ी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज ने भी खुद का जीरा सोडा लॉन्च करना शुरू कर दिया। अब सवाल ये था कि क्या ये बड़े प्लेयर्स टेस्ट को कॉपी करके लाहौरी जीरा को खत्म कर देंगे? तो देखो, ऐसा नहीं है।
एक्चुअली जब कोई ब्रांड उस कैटेगरी में पहले ही स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना लेता है तो कस्टमर के दिमाग में उसका टेस्ट और नाम एक बेंचमार्क बन जाता है। और टेस्ट का गेम सिंपल नहीं होता। इंग्रेडिएंट्स का लिस्ट देखना इजी है, लेकिन एग्जैक्ट बैलेंस और फील लाना ये बहुत मुश्किल काम है। जैसे कि आज तक कोई कोक और पेप्सी का टेस्ट कॉपी नहीं कर सका। दूसरी बात ये थी कि बड़े ब्रांड्स का पूरा प्राइसिंग सिस्टम अलग लेवल पर बना होता है। अगर वो 10 रुपए वाली कैटेगरी में आते हैं तो उनके दूसरे प्रोडक्ट्स की इमेज पर असर पड़ता है। इसलिए सही मायनों में देखा जाए तो दूसरे ब्रांड लाहौरी जीरा के लिए इतना कंपटीशन नहीं थे जितना लाहौरी जीरा खुद उनके लिए था। उल्टा कंपटीशन से ये फायदा हुआ कि ये कैटेगरी और ज्यादा पॉपुलर होने लगी। अब इस पूरी कहानी को जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या लाहौरी जीरा का ये मॉडल लंबी रेस का घोड़ा है, या फिर जैसे बहुत से देसी ब्रांड शुरू में पॉपुलर हुए फिर धीरे धीरे गायब हो गए, वैसे ही ये भी हवा हो जाएगा। डेटा ये कहता है कि इंडिया में एक आदमी साल भर में ऑन एन एवरेज केवल 7 से 8 लीटर कोल्ड ड्रिंक पीता है, जबकि यूएस या चाइना में ये 100 लीटर के आसपास है और पूरी दुनिया का एवरेज 45 लीटर के आसपास। मतलब इंडिया की मार्केट में कोक एंड पेप्सी के होते हुए भी ग्रोथ का स्कोप बहुत बड़ा है। आने वाले टाइम में जब लोगों की इनकम बढ़ेगी तो हर घर में फ्रिज होगा, छोटे शहरों में स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी तो नेचुरली कोल्ड ड्रिंक की डिमांड भी बढ़ेगी। और देखो देसी कोल्ड ड्रिंक वाला सेगमेंट भी साथ साथ ग्रो कर रहा है। आज की सिचुएशन देखें तो लाहौरी जीरा अब वो शायद चल जाए वाला रीजनल ब्रांड नहीं रहा। इसका स्केल काफी बड़ा हो चुका है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू 500 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गया था और इस साल ये 800 करोड़ का टारगेट रखे हैं। एक 10 रुपए की बोतल से इतना बड़ा नंबर बनाना, वो भी कोक एंड पेप्सी के रहते, ये छोटी बात नहीं होती। गर्मी के पीक सीजन में एक दिन के अंदर इसकी 50 लाख बॉटल्स तक मार्केट में निकल जाती है। अब दोस्तों इसकी शुरुआत तो सिर्फ जीरा से हुई थी, लेकिन धीरे धीरे आज नींबू, शिकंजी और कच्चा आम जैसे फ्लेवर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। इस वक्त ये ब्रांड लगभग 18 स्टेट्स में पहुंच चुका है। जैसे नॉर्थ इंडिया के पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर और यूपी में इसकी मजबूत पकड़ है। लेकिन जैसे ही आप साउथ या वेस्ट की तरफ जाते हैं तो गेम थोड़ा अलग हो जाता है, क्योंकि वहाँ कॉम्पिटिशन में विदेशी प्लेयर्स के साथ साथ लोकल ब्रांड्स भी मौजूद हैं। अच्छी बात यह है कि लाहौरी जीरा भी अब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे मार्केट में घुसने वाला है। इसलिए ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लाहौरी जीरा आने वाले समय में और भी बड़ा ब्रांड बन सकता है। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि जिस स्टिंग को लोग गरीबों का रेड बुल और छपरी ड्रिंक बोलते हैं वो भारत का नंबर 1 एनर्जी ड्रिंक कैसे बन गया, तो आई बटन पे क्लिक करके इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही।